हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसमें कि नीट वाला पार्ट तो कवर हो गई होगा और साथ ही साथ इसमें प्लांट फिजियोलॉजी का जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसका बेसिक आपको मैं इसमें बता दूंगा। काफी कुछ चीजें इसमें दी गई हैं, जैसे कि आप देखिए कि पहले जो यानी एमपीपीएमटी में आता था साइंटिस्ट के नेम, अब जो नीट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कॉलिकर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ द इंसेक्ट्स में, और जिसको कि उन्होंने नाम दिया था सार्कोसोम। ठीक है, सार्को वर्ड ऑलवेज यूज फॉर द मसल्स, मसल्स के लिए ये वर्डिंग यूज की जाती है, राइट। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सार्को जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे सार्कोसोम बोलते हैं उसकी, और मसल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि अपन को दिखाई देता तो उसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और इसी के बाद जो है बेंडा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था। ये एमपीपीएमटी का क्वेश्चन है जो पहले आया था। हाँ, एआईपीएमटी में मिसेल पहले पूछा जा चुका है, हालांकि मिसेल साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये पहले पूछा जा चुका है। एआईपीएमटी के समय में ये पूछा था कि जिसमें कीमोऑस्मोटिक कपलिंग थ्योरी सबसे पहले किसने प्रपोज की थी, तो जो मिसेल ने दिया था, जो कि एटीपी फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि एटीपी का निर्माण किस तरह से होता है। क्योंकि एटीपी में फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन? अटैचमेंट या एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एनी कंपाउंड, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड द फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि फॉस्फोराइलेशन मतलब जो हमको मालूम है कि एडीपी से, यदि एडीपी से नॉर्मिक फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा और एटीपी का फॉर्मेशन यदि होता है, ठीक है, तो उसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, यदि एटीपी फॉर्मेशन कंसर्न में यदि हम देखते हैं तो। और व्हाट इज द एटीपी, ये जो क्वेश्चन है अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि नीट का जो स्टैंडर्ड है वो यदि आप देखते हैं तो बहुत नीचे जा चुका हुआ है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन थे वो पहले आते थे एआईपीएमटी में, राइट। एआईपीएमटी में, सीपीएमटी में, एएफएमसी वगैरह जो था उसमें ये स्टैंडर्ड वाइज पूछे जाते थे। और अभी यदि आप देखेंगे, ये जो मैंने एटीपी के बारे में समझाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही बताया है, ठीक है, ये 2025 के क्वेश्चंस में यही पूछा गया है। तो एटीपी बनता कैसे है, जैसे हमने, ये जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसे अभी ट्राई ना करें, लेकिन यदि जो ड्रॉपर्स हैं या 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमको मालूम है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, राइट। तो एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, ये आप देखिए 2025 के पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। एडेनिन तो ये नाइट्रोजनस बेस है, और इसके बाद यदि शुगर, यदि इसमें से पेंटोस शुगर जुड़ती है, पेंटोस शुगर हमको मालूम है 2 है, एक है राइबोस शुगर और दूसरी नंबर होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। मतलब राइबोस जो आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए में होती है, राइट। यदि एडेनिन जो है पेंटोस शुगर से जुड़ जाता है तो उसको कहा जाता है एडिनोसिन। एडिनोसिन किसको बोलते हैं भाई? जब वो राइबोस शुगर से जुड़ेगी। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, नीट के स्टूडेंट स्पेशली इसको ध्यान रखें, राइट। इसको एडिनोसिन यदि बोला गया है तो वो जो एस लिखा हुआ है, ये वाला जो एस है, ये राइबोस शुगर है, राइट। और यदि डीऑक्सी एडिनोसिन लिखा हुआ है तब वो शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। परंतु एटीपी में आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, राइट। और फिर इसके बाद उस शुगर से जाके एक फॉस्फेट ग्रुप यदि जुड़ जाता है तो उसको एडेनिलिक एसिड कहते हैं, राइट। ये क्वेश्चन आपका 2025 के नीट के एग्जाम में आया था, राइट, कि एडेनिन क्या होता है? नाइट्रोजन बेस है। एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। और एडेनिलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, राइट। तो ए और एस यदि आप थोड़ा और नीचे आकर के देखते हैं कि यदि बाई चांस ए और एस यदि आके जुड़ता है तो इसको एडिनोसिन कहेंगे। एक फॉस्फेट जुड़ गया तो इसको कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये कहलाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और 3 नदी जुड़ गए तो उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। तो यदि एक फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर डाइफॉस्फेट होता है और ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो एटीपी क्या है? एक्चुअल में एक न्यूक्लियोटाइड है, परंतु कौन सी शुगर जुड़ी हुई है? राइबोस शुगर जुड़ी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो एटीपी एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ये क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड, यानी ये क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे एआईपीएमटी वगैरह में, सीपीएमटी में, एआईपीएमटी में, एम्स वगैरह में बहुत शानदार क्वेश्चन ही माने जाते थे, राइट। जैसे एटीपी है, एटीपी में से यदि ये ब्रेक डाउन होता है, राइट, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, जैसे 7300 7300 कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी या 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यदि एटीपी
से 2 फॉस्फेट रिलीज होते हैं तो एएमपी में कन्वर्ट होता है और वो आईपीपी बनाता है। सेकंड फॉस्फेट को पायरोफॉस्फेट कहा जाता है, तो क्या लाएगा, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनर्जी रिलीज होती है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप अभी के अभी करके बताएं, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, अच्छे सुनेंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत बताना है कि एडीपी में, राइट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कुल कितने हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं? 1 2 3 4 बताएं फटाफट, कितने? हाँ ठीक है, राइट। तो कितने होते हैं? केवल एक। कितना होता है? 8। मैंने बोला एडीपी में कुल कितने हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, तो केवल एक, राइट। और एटीपी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसमें 2 हाई एनर्जी बॉन्ड है और एक लो एनर्जी बॉन्ड है। लेकिन एडीपी की बात करें तो उसमें केवल एक हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, मतलब टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन की यदि बात करते हैं तो मतलब फॉस्फेट ग्रुप के जोड़ने की यदि बात करी जाए तो यदि आप एनसीईआरटी में चले जाएं, एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन में आप चले जाएं, एनसीईआरटी में आप फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर भी आप देखें तो उसमें दोनों चीज दी गई है फॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो यदि एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और दूसरा होता है सबस्ट्रेट फोटोफॉस्फोराइलेशन, और तीसरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट। पहले हम लोग ने ये ऐड नहीं किया था सबस्ट्रेट लेवल, जब एआईपीएमटी में पूछ लिया गया तो उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमने भी इसमें ऐड कर दिया। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब O2 की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन। तो कहां बनता है O2 की प्रेजेंस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पहले आ चुका है, यदि पुराने आप पेपर करते हैं तो एआईपीएमटी में आ चुका है, एएफएमसी में आ चुका है, एमपीपीएमटी में आ चुका है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइट कौन सी होती है, वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, मतलब O2 जो रहता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है जिससे एटीपी बनती है, जैसे हम में होता है या प्लांट एनिमल दोनों में होता है, राइट। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो सब जगह होता है, लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन केवल प्लांट में होता है कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी के बनने की प्रोसेस को कहां बनेगा? वो क्लोरोप्लास्ट में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। इसी टाइप से आप फिर फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 टाइप का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ओके, हाँ। फिर सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब होता है डायरेक्ट एटीपी यदि बन जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जैसे कि आप जाकर के प्लांट रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है उसमें आप देखिए कि ग्लाइकोलिसिस के समय, राइट, ग्लाइकोलिसिस में 2 जगहों पर, 2 प्लेस पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है और क्रेब्स साइकिल पर एक जगह पर जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, बाद में वो एटीपी बन जाता है। जीटीपी वही है नाइट्रोजनस बेस, जीटीपी भी एक क्या है? एनर्जी कंपाउंड होता है, राइट। सिंपल सी बात है, वहां एडेनिन की जगह पर क्या जुड़ जाता है? ग्वानिन, राइट। सिंपल आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। जीटीपी क्या है? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ही जगह पे क्या जुड़ जाएगा? जी, और उसको बोलेंगे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्रेब्स साइकिल में ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो यदि उसमें मैं आपको उसी समय में बता दूंगा। तो ये हो गया यानी फॉस्फोराइलेशन 3 टाइप से, ऑक्सीडेटिव, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा था कि ग्लाइकोलिसिस में कुल कितने स्थान पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है? तो हो जाएगा 2 प्लेस पे, ठीक है। इसके बाद अब ये क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे माइटोस का मतलब क्या होता है? थ्रेड, मतलब धागे नुमा। इसमें फ्लेमिंग साइंटिस्ट जो हम लोग पहले लिखाते थे उन्होंने उसको फिलामेंटोस, फीलिया वर्ड भी इन्होंने कहा था। फीलिया मतलब फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, पहले जिस समय डिस्कवर किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये वर्ड भी दिया था। साइज कोई दिक्कत नहीं है, 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको रख सकते हैं। थोड़ा आपको यदि एग्जाम में आता है, स्कूल एग्जाम में, तो इंप्रेशन मारने के काम में आ जाएगा भाई कि आपको बहुत सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मालूम है। तो डायमीटर है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और लेंथ है 1 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसको जैसा एनसीईआरटी में लिखा है कि बिना स्टेन किए आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसका स्टेनर है जीनस ग्रीन बी, जो कि वाइटल स्टेन है। ये भी पुराने क्वेश्चंस का है, अभी इसलिए भी नहीं आता है, तो इसको भी आप जीनस ग्रीन बी भी आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद बहुत सिंपल सा पार्ट जो अभी मैं क्वेश्चंस में देख रहा था कि कुछ जगह पे ये लिख दिया जाता है कि ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ द इंसेक्ट्स हो गया, नर्व सेल्स हो गई, इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होगी, ठीक है। हार्ट सेल्स हो गई, इनमें जो है लगातार जो वर्किंग कर रहे हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा। हाँ, पुराने क्वेश्चंस बेस्ड जो एमपीपीएमटी के पुराने क्वेश्चंस रहे उसके हिसाब
यदि देखते हैं तो एनिमल सेल, देखिए आपको नीड देना पड़ रहा है, प्लांट को तो नीड देना नहीं पड़ता है ना, तो आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादा नंबर होगा। डॉर्मेंट सीड्स और जर्मिनेटेड सीड्स की बात करें तो डॉर्मेंट सीड जो घर में रखा हुआ है भाई, एक जो आपके चने रखे हुए हैं उनमें उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जबकि उसको पानी में डाल के जब जर्मिनेट करते हैं तो वैसे भी उसमें क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक्स्ट्रा जो पहले का पार्ट था, फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट, नर्व सेल, चाउस जायंट अमीबा, अब ये किसी काम का नहीं रह गया। हाँ, अब इसके बाद अपन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बना के रख लिया है, राइट। इसमें भी देखेंगे डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन। हालांकि एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई हैं, लेकिन हाँ इसके बाद भी इन्होंने 24 में या 23 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को दोनों को मिला करके, राइट, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बना दिया था, राइट या रॉन्ग में, तो कभी आप उसको देख लेना जो मैं बता दे रहा हूं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, ये सिंपल मैनर में आप ध्यान रखिए। इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको पोरिन प्रोटीन कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन पोरिन की वजह से ये लेस सिलेक्टिव परमेबल होती है, मतलब कि कहना चाहिए कि ये अब मॉलिक्यूल्स को बहुत आसानी से, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल वगैरह को, वाटर पार्टिकल को बहुत आसानी से अंदर जाने देती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो मोर सिलेक्टिव परमेबल होती है, राइट, या मोर सिलेक्टिव का मतलब हो गया, सिलेक्टिव मतलब हो गया, मोर सिलेक्टिव का मतलब हो गया कि नहीं तुमको नहीं जाना है, तुमको जाना है, तुमको नहीं जाना है, या अपन उसको बोल सकते हैं रिलेटिवली लेस परमेबल। एनसीईआरटी में लिखा है कि इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेबल होती है, और ये परमेबल होती है किसके लिए, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के लिए, तो अपन बाद में पढ़ लेते हैं, पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, ये ज्यादा परमेबल होती है आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और वाटर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स के लिए, जबकि इनर मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, और लेकिन ये रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कार्डियोलिपिन, ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड है उसके कारण ये लेस परमेबल हो जाती है। हाँ, आउटर मेम्ब्रेन के बाहर साइड राइबोसोम, इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं नहीं, हाँ, लेकिन बाहर वाला जो भी राइबोसोम होगा वो 80S होगा, और अंदर जो राइबोसोम मिलेंगे वो कौन से हो जाएंगे, 70S, राइट। इसके अलावा इसमें आउटर मेम्ब्रेन में आप ये ध्यान रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के 70% एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसकी मेम्ब्रेन, इसका मैट्रिक्स, इसका इनर मेम्ब्रेन, सब में एंजाइम्स ही एंजाइम्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आउटर मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है, हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे साइटोक्रोम सी रिडक्टेज एक एंजाइम है, याद करना तो करना, तो मत करो, रहने दो, उसको कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को एनसीईआरटी ने तो लिख देते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह, मतलब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, परंतु उसको एक्चुअल में कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर टोटल तीन है अपने उसमें, ठीक है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है क्लोरोप्लास्ट और फिर है न्यूक्लियस, राइट। तो सबके मेम्ब्रेन के बीच की जगह को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ही बोलना है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन आप लोग पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन, इस फोल्डिंग को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पहले पूछा जा चुका है, बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्रिस्टी हो गया। अब इसके बाद इनर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, बहुत अच्छे ध्यान रखिए। इनर मेम्ब्रेन का एंजाइम्स जो आपको हर हालत में ध्यान रखना है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज और सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब मैं उसके बारे में बताता चला जा रहा हूं, थोड़ा सा सुनते जाएंगे, बाद में पूरा लिखा हुआ उसको मैं रीड कर देता हूं, ठीक है, और मैट्रिक्स वाला पार्ट अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पार्ट में बता दे रहा हूं, ठीक है, ये देखते चले जाएंगे। तो आउटर मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, वो भी लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, राइट। इट्स अ परमेबल, परमेबल किसके लिए है, आयनाइज्ड मॉलिक्यूल के लिए, ये ध्यान रखिए, NAD+, H+, OH- वगैरह के लिए क्या होता है, परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और स्मॉल साइज मॉलिक्यूल के लिए भी परमेबल होती है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है पोरिन प्रोटीन, जबकि इन्हीं सब के लिए वो रिलेटिवली लेस परमेबल होती है, कौन सी, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि इसमें एक फॉस्फोलिपिड होता है, कौन सा, कार्डियोलिपिन, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है, कौन सा, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज,
इसको याद मत करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, सिंपल। हाँ, उस साइड के पूरे एंजाइम्स आपको याद रखना है कि इसमें पहला नंबर पे स्ट्रॉन्ग पार्टिकल प्रेजेंट होता है इसके इनर सरफेस में, मतलब इनर सरफेस मतलब मैट्रिक्स की तरफ जो प्रेजेंट होता है, एम फेस की तरफ, इसमें छोटे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जिनको F1FO पार्टिकल कहा जाता है। F1F0 लोग बोल देते हैं, FO है, राइट, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी से रिलेटेड है वो, ठीक है। F1FO पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपन डायग्राम बाद में देख लेते हैं। इसके बाद एंजाइम्स की बात हो जाती है। इसी मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, राइट, ये कॉम्प्लेक्स 4 बनाता है। कौन सा बनाएगा? कॉम्प्लेक्स 4 बनाएगा, राइट। बहुत अच्छे ध्यान रखिए, ये प्लांट रेस्पिरेशन में, फिजियोलॉजी में है, तो अभी से याद कर लो तो आपको बाद में बहुत अच्छा रहेगा। इसी को कहते हैं बेसिक मैनर में डिटेल से पढ़ाना। जब मैं सेल पढ़ाता हूं तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को अपनी लगभग पूरी एनसीईआरटी दिखा देता हूं एक बार कि भाई यहाँ ये पार्ट यूज है, ये पार्ट यूज है, तो उसको बेसिक लेवल पे पढ़ाना कहते हैं, ठीक है। केवल एनसीईआरटी पर पढ़ाने से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। यदि आप बेसिक्स आपके मजबूत हो तो अपने आप आपका दिमाग चलने लगता है और बाद में ऑब्जेक्टिव भी आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। केवल रटने से कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। नीट में सिलेक्शन केवल रटने से नहीं होगा, बिल्कुल आप ध्यान रखिए। जब तक कि आप चीजों को समझेंगे नहीं और उसको अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए कुछ ही स्टूडेंट सिलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। 24 लाख तो बैठते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं जो कि थॉरो स्टडी करते हैं। रट के पढ़ने वाले कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 बनाएगा और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है ये कॉम्प्लेक्स 2 बनाता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके लिए पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, अब तो ये क्वेश्चन आते नहीं, इस लेवल के क्वेश्चन भी नहीं रह गए, कि क्रेब्स साइकिल की साइट होती है कौन सी? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है। तो उससे पूछा जाता था विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में कौन सा एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज द मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम। मार्कर एंजाइम का मतलब होता है जो केवल इसकी एक पहचान है, राइट। जैसे रुबिस्को जो है क्लोरोप्लास्ट की पहचान होती है, उसी तरह से सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज क्लोरोप्लास्ट की पहचान होता है, राइट। इसके अलावा इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना दिया है, इसको यदि आपने याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, समझ में आई बात? तो ये चीज आप ध्यान रखें, अभी से थोड़ा पार्ट आप याद रखें, जबकि मैं सेल आपके बेसिक पढ़ा रहा हूं। जिस समय मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो उस समय तो और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NAD, फिर आता है FAD, फिर आता है यूबिक्विनाइन, फिर साइटोक्रोम BC1, फिर C, फिर AA3। पहले इसको याद कर लो, राइट। बाद में वहां लॉजिक में आपके बता दूंगा, ठीक है। NAD के बाद एक ऑक्सीसोम बना हुआ है जिससे ATP बन रहा है, राइट। FAD के बाद फिर साइटोक्रोम BC1 में यदि आप देखते हैं तो इससे भी 4H+ का ट्रांसपोर्ट होता है और AA3 में भी 4H+ का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से एक चीज आप बहुत अच्छी याद कर सकते हैं इसको डायग्राम को देख करके, और NAD का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, उसको आप यही से याद करने की कोशिश कर लो, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, और फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। यदि आप देख रहे हैं भाई NAD या NADH2, राइट, NADH+H+ कहलाता है, हालांकि सही वर्डिंग उसकी है। NADH जो H2 है वो कुल कितने ATP बनाएगा? 1, 2 और 3, राइट। इसके बाद कितने ATP बनाएगा? 1, 2 और 3। और FAD कितने बनाएगा? 1 और 2, राइट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब ऐसे घटिया क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं। उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उन्होंने क्या बोल दिया था एक स्टेटमेंट तक कि NAD 2 ATP बनाता है और FAD 3 ATP बनाता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट था, ये आप कभी भी देख लीजिए, ये 22 या 23 के पेपर में आपको मिल जाएगा, राइट। तो बहुत इजी है, इसका सीक्वेंस आप याद करिए। जब एनसीईआरटी का है तो वो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा देखा लोगों को समझाते हुए, लेकिन वो सही पकड़ नहीं पाते हैं, तो हम सही पकड़े हैं लेकर के चलेंगे। लेकिन पहले बेसिक बस इसको याद कर लो आप, ठीक है। NAD फिर FMN आ जाता है, हालांकि ठीक FAD का अलग पार्ट चलता है, तो वो मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा। तो NAD
FAD ubiquinone cytochrome B C1C A3, राइट, NAD FAD ubiquinone cytochrome B C1C A3, राइट। ये आउटसाइड जो प्रेजेंट होता है, ये मोबाइल जो कहना चाहिए ना एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, बाहर प्रेजेंट, राइट, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ठीक है। फिर F1 FO पार्टिकल्स की यदि बात करें, ऑक्सीसोम्स की यदि बात करें, ये एक एक्चुअल में एटीपेज होते हैं, राइट। ये आप ध्यान रखिए, ये जो पोर्शन है एटीपेज के बारे में आपका फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, राइट। पूरी चीजें जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, एटीपेज, राइट, एटीपेज है, ये है एक F1 FO पार्टिकल जो है वो एटीपेज होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया में F1 FO पार्टिकल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में C लगा दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट के लिए, और CF1 CF0 पार्टिकल्स FO पार्टिकल्स कहा जाता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, स्टॉक एंड बेस, राइट। मैंने बहुत सिंपल मैनर में लिखा, हालांकि हमारा तो डायग्राम इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है, कहीं ना कहीं आजू बाजू रखा होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं अभी, ठीक है। तो हेड वाला जो पार्ट होता है, राइट, और फिर होगा स्टॉक F5 और F0 जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेड, इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है ये वाला पार्ट FO, जो कि एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है, इंट्रिंसिक, राइट। और ये वाला पार्ट कौन सा है, यानी इंटीग्रल, और ये है पेरिफेरल, राइट, मतलब एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, राइट, इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन आता है। हेड में ही एटीपी बनता है। जब 4H प्लस यहां से इसको 4H प्लस को जो F0 पार्टिकल होता है, ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन की वजह से ये मूव करता है और इसको उठा के वहां बाहर फेंक देता है, राइट, बाहर फेंकेगा। जब बाहर फेंकेगा तो इस जगह पर होते हैं नेगेटिव चार्ज, इस जगह पे कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस जगह पे कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, 4H प्लस की प्रेजेंस की वजह से, राइट। तो वही चीज होती है जो कि लाइटनिंग के समय होती है, बिजली तड़कती है, जब आपने देखा है बरसात जिस समय होती है, वही चार्जेस टकरा जाते हैं, इस जगह से दूसरी जगह पे दूसरे चार्ज में जाएंगे तो एनर्जी जनरेट करेंगे, और उस एनर्जी का यूज ये जो हेड है वो एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके करता है, राइट। इसका केमिकली करता है ये बात, आप ये ध्यान रखिए, फेविकोल का जोड़ नहीं है, करिश्मा कपूर नहीं है ये ना, कि एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ले जाकर के जोड़ दे, ठीक है। तो ये केमिकली वर्क करने वाला है, एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर टेम्परली चेंज होता है और फिर एटीपी बना करके दे देता है। तो पहला एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिए कि एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, F1 पार्टिकल में होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक और स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो रखा हुआ, ये देखिए, ये होता है स्ट्रक्चर, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए मना कर दिया भाई कि अब मत बनाओ, अब वो दौर नहीं रह गया है जो कि पहले चला करता था, राइट। जो एम्स AIPMT वगैरह का एक दौर रहा करता था, तो उस समय इतना डिटेल में हम पढ़ाते थे, और मतलब जो है हेड है और उसमें भी स्ट्रक्चर था 3 अल्फा 3 बीटा, ठीक है, स्टॉक है, बेस है। तो स्टडी तो अब आप लोग के लिए बहुत कम होती चली जा रही है, ठीक है, और हम लोग के लिए मुसीबत होती चली जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद हो गया अंदर वाला पार्ट, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स में बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैट्रिक्स जो है एक सेमी विस्कस एमॉर्फस फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट्स अ सेमी विस्कस एमॉर्फस फ्लूइड्स, जिसमें प्रेजेंट होते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम, और उसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है कौन सा पार्ट, DS सर्कुलर DNA। तो हम यदि देखें इसमें डायग्राम, यदि आपको देखना है, ठीक है, इस वाले पार्ट का यदि डायग्राम मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये डायग्राम यदि अपन देखते हैं, डायग्राम यदि मैं आपके बता दूं, तो पहला नंबर यदि आप मैट्रिक्स, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बीच वाला पार्ट, राइट। इसमें डबल स्ट्रैंड सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है, RNA प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइट, और पॉलीसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। भाई पॉलीसोम्स केवल 3 जगह पे पाए जाते हैं, एक है बैक्टीरिया, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, राइट। और ये आप ध्यान रखिए कि कुछ 3 सेल ऑर्गेनेल्स भर ऐसे होते हैं जिनमें कि खुद का DNA प्रेजेंट होता है, एक है न्यूक्लियस, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है क्लोरोप्लास्ट। तो न्यूक्लियस के DNA को NU DNA कहा जाता है, NU, राइट, स्मॉल लेटर में। इसके DNA को, माइटोकॉन्ड्रिया के DNA को एम्प्टी DNA कहते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, आप नोट्स में देख रहे हैं, डायग्राम में देख लीजिए, और क्लोरोप्लास्ट के DNA को CpDNA कहते हैं, राइट। अब ये इसमें इसके अलावा एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे क्रेब साइकिल के लिए। तो क्रेब, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है कि क्रेब साइकिल कहाँ चलती है भाई, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आप सिंपल ध्यान रखिए, ठीक है, RNA का टाइप्स वगैरह प्रेजेंट हो जाता है। अब बहुत अच्छा पार्ट एम्प्टी DNA के लिए AIPMT। हाँ, हमने बोला ना कि पुराना समय था भाई जिस समय कि ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आज के समय में तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, ना वो स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, रटी रटाई चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एम्प्टी DNA एंड Y क्रोमोसोम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एम्प्टी डीएनए एंड वाई क्रोमोसोम। उसके लिए सबसे बढ़िया था इट्स यानी दे शो द यूनिपेरेंटियल इनहेरिटेंस। क्या है? यूनिपेरेंटियल इनहेरिटेंस। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत बढ़िया पार्ट जो सिंपल मैनर में आप ध्यान रखिए कि मैं कई बार बता चुका हूं कि फीमेल के ओवम में राइट 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब एनयू डीएनए। इसके बाद जो मेल कंट्रीब्यूट करता है वो कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है हमको मालूम है, ठीक है। कौन सा? न्यूक्लियस, राइट। मेल कंट्रीब्यूट क्या करेगा भाई? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो कंट्रीब्यूट करेगा उसमें भी कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो आप ये ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखना कि जो हमेशा गायब भी हो जाते हैं, बन भी जाते हैं। जैसे सिंपल मैनर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, ER गायब हो जाता है, GC गायब हो जाता है, लाइसोसोम गायब हो जाते हैं, वैक्यूल्स गायब हो जाते हैं, राइट। ये गायब हो जाते हैं, ये आप ही जाने, और फिर से बन जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ER बनाती है और ER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बना देता है, और फिर वो पूरी कहानी चलती रहती है। लेकिन दो सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, ये ना कभी गायब होते हैं और ना कभी बनते हैं, मतलब पहले से हैं तो बाइनरी फिशन के थ्रू बनेंगे। ऐसा एनसीईआरटी में बहुत लास्ट में उन्होंने लिख दिया है, ध्यान रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म बाय द बाइनरी फिशन के थ्रू बनेंगे, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में फिर कहाँ से आया भाई? माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में आया मदर से, हमारी मम्मी, इसलिए उसको नारी शक्ति कहा जाता है और वही हमारे संसार को चलाने वाली हैं। उनके ओवम में ही क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। यदि ये माइटोकॉन्ड्रिया ओवम में नहीं है तो आगे फर्दर डेवलपमेंट बेबी का होगा ही नहीं, राइट। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो फीमेल है वो क्या क्या कंट्रीब्यूट करती है बेबी को, राइट। एक तो एनयू डीएनए और दूसरा एम्प्टी डीएनए, राइट। और मेल क्या कंट्रीब्यूट करता है? एनयू डीएनए और एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहां से आता है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मेल से आता है, राइट। आप एक यह हो सकता है आपने अभी एक केस सुना हो शायद पिछले साल, या आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यूएस में हुआ था। यूएस में था कि एक बेबी का बर्थ हुआ जिसमें 3 पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, राइट। तो उसमें यह था कि जो फीमेल थी, एक कपल में जो फीमेल थी उसको का एबॉर्शन हो जा रहा था लगातार, 2-3 महीने के बाद एबॉर्ट हो जाता था बच्चा हर बार। तो फिर डॉक्टर्स ने उस चीज को चेक किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम थी, राइट। उस फीमेल की माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम थी। तो अब मैं पूरी प्रोसेस नहीं बता रहा हूं आपको क्या होना है कैसा होना है, ठीक है, वो अपना क्षेत्र नहीं है। बस इन्होंने क्या किया कि जो कपल था वो हो गई फीमेल का ये वाला डीएनए ले लिया, ठीक है, मेल का ये वाला डीएनए ले लिया। बस ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो उन्होंने किससे ले लिया? एक फीमेल से, मतलब डोनर से। किससे ले लिया? डोनर से। तो 3 पेरेंट्स हो गए, 1, 2 and 3, 3 पेरेंट्स से हो गया। तो ये एक केस बना जिसमें कि लगभग उन्होंने बोला कि पेरेंट्स 97% तो पेरेंटियल है, 3% किसका आ गया? एक डोनर का भी डीएनए आ गया था, ठीक है। तो 3 पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशंस के बाद एक नए बेबी का बर्थ भी किया जा चुका है। तो इधर हो गया ये यूनिपेरेंटियल। आप ये ध्यान रखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन जो मैंने बोला। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए यानी मम्मी से ही हमें डीएनए ट्रांसफर होता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और वाई क्रोमोसोम भी कहां से आता है? पप्पा से आता है। ये आप अच्छे ध्यान रखिए, मतलब मेल से ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो जो क्वेश्चन था वो कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एम्प्टी डीएनए एंड वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। और 70s राइबोसोम और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह ये सब चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद मैं एक और पार्ट आपको बहुत अच्छा इसमें बता दे रहा हूं, सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस वाला पार्ट जो है, देखो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल 2 है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ये अब आजकल नहीं आ रहा है, पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, राइट। वो सिंपल आप ध्यान रखिए कि इसमें केवल एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि इन सेल ऑर्गेनेल में अपना खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है, ठीक है। एक चीज ये याद कर लो आप एक्स्ट्रा में, थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। हालांकि अब नीट का स्टैंडर्ड तो हम और आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कभी कभी हमारे जैसे टीचर उम्मीद करते हैं कि कभी स्टैंडर्ड इसका बढ़ेगा किसी समय, थोड़ा बहुत हम लोग की पूछ भी बढ़ेगी और थोड़ा ठीक है पुराना समय शायद आए फिर से। और एक होता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बेस ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप फ्रॉम द बैक्टीरिया,
माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट डेवलप फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया। तो भाई कैसे डेवलप हो गए हैं? क्योंकि इनमें देखो बहुत समानता रहती है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास यानी पास यदि अपन देखें बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में देखें तो इनमें डीएस सर्कुलर डीएनए, इसमें भी, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बैक्टीरिया है, डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए, इसमें भी आरएनए, इसमें भी आरएनए, इसमें 70s राइबोसोम, इसमें 70s राइबोसोम, डबल मेम्ब्रेनस ये भी है, डबल मेम्ब्रेनस ये भी है। इसके आउटर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन, पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसमें भी पोरिन होता है भाई। एक चैप्टर हटा दिया है अभी आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, नहीं तो उसमें पोरिन आप लोग पढ़ रहे होते, राइट। पोरिन प्रोटीन उसमें दिया हुआ था। पोरिन प्रोटीन यहाँ भी बैक्टीरिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, राइट। बैक्टीरिया में भी इनफोल्डिंग होती है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में भी इनफोल्डिंग होती है, बैक्टीरिया में भी होती है। इसको क्रिस्टी बोलते हैं, इसको मीजोसोम कहा जाता है। बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में सेम एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस भी मिलता है, और दोनों ही किससे अराइज होते हैं? बाय द बाइनरी फिशन, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसीलिए किसी न किसी समय एट द टाइम ऑफ द एवोल्यूशन यही बैक्टीरिया एक यूकैरियोटिक सेल में एंटर कर गया, राइट। और उसने फिर सेल से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टेबलाइज किया। उसने बोला कि तुम मुझे खाना दो, राइट, और मैं तुम्हें एनर्जी कॉइन या करेंसी दूंगा, उसका पेमेंट करूंगा, राइट। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो किसी और ने कहा था, किसने कहा था जरा लिख के बताओ, राइट। लेकिन बैक्टीरिया ने क्या बोला? तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें एटीपी दूंगा, राइट। और वर्क मालूम है, इट्स अ साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार चीज। नॉट अ रेस्पिरेशन भी दिया जाए, एनारोबिक रेस्पिरेशन आ जाए तो आपको मार्क करना है माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और इट्स अ साइट फॉर द एटीपी फॉर्मेशन, सो इट्स कॉल्ड द यानी एनर्जी, क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, थैंक यू।